लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि क्या भूमिका है और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं छोटे व्यवसायों से। अब उसी में हम लोग क्या बात करेंगे, हमारे ये चैप्टर का नाम था लघु व्यवसाय में उद्यमिता। अब इसी में जो समस्याएं हैं उनको भी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्याएं क्या क्या हैं जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी। तो समझिए, पहली बात तो ये, इन व्यवसायों के छोटा जो आकार होता है ना, यही इनके लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर के आता है। रोजगार दे देते हैं, क्षेत्रीय संतुलन बना करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी ये मार्केट फोर्सेस में compete नहीं कर पा रहे होते हैं। समाज में जो बाजार बना हुआ है वहां पर ये लोग अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं, ये अपने लिए ज्यादा पूंजी लेकर के नहीं आ पाते हैं, इनको एडवर्टाइजिंग में मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, तो अच्छा बना भी लेते हैं फिर भी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। फिर कई बार एक ही इंसान सारा सामान सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाए। प्लस वो बहुत महंगे मैनेजर्स को रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास उतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है, तो जो हमारे IIM से पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों को वो हायर नहीं कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें पहली समस्या आती है कि वो पूंजी नहीं लेकर के आ पाता। उसका नाम तो बड़ा है नहीं, ऐसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज उनके पास नाम है, तो उनका जो ब्रांड है, जैसे ही वो किसी बैंक के पास जाती है तो बैंक उनको पैसे दे देता है। उनको मार्केट से पैसे उठाने होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एक चीज बोलते थे हम लोग क्या, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब बात हम लोग अपने आगे भी जब बुक को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि अलग अलग तरह से पैसे उठाए जा सकते हैं। पैसे क्यों उठाने होते हैं भाई? आपको वर्किंग कैपिटल, जो कार्य पूंजी है, उसमें आपको जरूरत है। फिक्स पे मशीन खरीदनी है तो फिक्स कैपिटल में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन सारे चीजों के लिए जब आपको पैसे की आवश्यकता है तो बड़ी कंपनी आसानी से उठा लेती है, छोटी कंपनी उठा नहीं पा रही होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो होता क्या है, और वो समस्या क्यों आ रही होती है उसमें भी आपको समझ आएगा। छोटा आकार यही इनकी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। ठीक, जो इन्हें वे फायदे उठाने से रोकती है जो बड़े व्यवसाय संगठनों को मिल जाते हैं। तो ये क्या क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाया, जैसे समझ लीजिए। मुख्य समस्याओं में क्या आता है, विलंबित भुगतान। बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं रहता। यहाँ पर आपने सामान बेच भी दिया, जो आपकी बिचौलिए हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं आप सामान दे दो, हम आपको 2 महीने बाद पैसे देंगे। फिर पैसे लटका के रखा हुआ है, फिर आपको कम पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर छोटी इंडस्ट्रीज अपना काम करने के बाद से भी पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और कई बार गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही होती टाइम से। बहुत सारे देश में ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिनका पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है बहुत दिन से, और वहां पर भी एक समस्या आती है क्योंकि आप इन लोगों को पैसे दे ही नहीं रहे हो, तो पैसे देर से मिल रहे होते हैं। और इसी में क्या होता है, मूल इकाइयों से आदेश प्राप्ति की अनिश्चितता, कि हमें इस बार ऑर्डर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, कितनी क्वांटिटीज बनाने का ऑर्डर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये लोग एंसिलरी एक्टिविटीज की तरह भी काम करते हैं। एंसिलरी इंडस्ट्री, एंसिलरी का मतलब होता है सहायक इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। और उसमें क्या हो जाता है, जब ये सहायक की तरह काम कर रहे होते हैं तो इनको आदेश तो किसी मेन पेरेंट कंपनी से मिलेगा कि आप बताओ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जो मेन कंपनी है वो इनको ऑर्डर देगी, नहीं देगी, कब देगी, कितनी चीजें बनाने का ऑर्डर देगी, और उसका से पैसे टाइम से नहीं देगी। ये सारी समस्याएं लोगों की आ जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया में बार बार परिवर्तन। इनको बड़ी कंपनी बोलती है कि आप ये सारी चीजें चेंज करो, हमें ऐसा नहीं चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, तो वो भी इनके लिए बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब पहली जो मेन समस्या आ जाती है, मैंने बताया था, वो आती पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता। जो पैसा चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रहा होता है ठीक से। और इसमें समस्या क्या जाती है, छोटी पूंजी से चाहिए होता पैसा लेकिन उतना भी नहीं है, तो क्या करोगे, फिर ये लोग जाते हैं ना, क्या करते हैं, बाजारों से पूंजी प्राप्त करने हेतु साख पात्रता का अभाव होता है। इनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती है। साख पात्रता का मतलब क्या होता है, क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपको पैसे देंगे आप हमें पैसे चुका पाओगे, क्योंकि नाम नहीं है, लोग जानते नहीं है, तो ये समस्या होती है। इस वजह से इनको बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा देते नहीं है। तो करते क्या ये लोग, फिर जाते हैं ये लोग वही साहूकारों के पास। ठीक है, बैंक बोलती है कि हमें पैसा तो दे देंगे लेकिन हमें गारंटी दो। अब गारंटी क्या दे दे, छोटा सा इंसान है, उसके पास पैसे इतने हैं नहीं, वो बिजनेस करना चाहता है, उसका आइडिया सब कुछ ठीक है, गारंटी है नहीं, तो वो क्या चाहता है, वो जाता है स्थानीय स्रोतों के पास, जो छोटे छोटे होते हैं ना, सूदखोर लोग होते हैं, उनके पास चला जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं, पैसे तो दे देते हैं लेकिन फिर वो लोग उसका शोषण करने लग जाते हैं, बहुत महंगा इंटरेस्ट पर आपको लोन देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, फिर क्या है आपका, दूसरा है उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले कच्चे माल की समय पर खरीदारी नहीं हो पाती, इसमें कठिनाई आ जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा, बहुत ज्यादा सामान ये लोग खरीदते नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको सामान खरीदना है, अब आप सामान खरीदने जा रहे हो, कोई भी दुकान है, सब्जी की दुकान है यार, ठीक है, एक इंसान है वो क्या कर रखा है, उसने 100 किलो आलू लेकर के बैठा हुआ है। आप गए, आपने बोला कि भैया मैं 100 किलो पूरा पूरा बांध दो, ठीक, तो सामने वाले को लगेगा यार हम तो सामान पूरा बेच करके तुरंत उठ सकते हैं, हमारी तो सुबह की सुबह दुकान उठ गई, हम अपना कुछ और भी काम कर लेंगे। तो उसके लिए अगर आप पूरा का पूरा सामान उससे खरीद रहे हो तो आप ज्यादा अच्छा निगोशिएट कर पाओगे, आप मोल भाव ज्यादा अच्छा कर पाओगे। वो बोल रहा होगा कि 20 रुपए किलो दे रहे हैं, आप बोलोगे नहीं हम 18 में देंगे, हम पूरा सामान एक साथ खरीद लेंगे, वो आपको देके चला भी जाएगा।
लेकिन आपने बोला हमें 1 किलो सामान चाहिए, ठीक है, फिर आप मोल भाव करोगे तो वो बोलेगा नहीं 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 आप आगे बढ़ जाओ, अभी तो उसको लगेगा पूरा दिन बाकी है तो हम 18 में क्यों बेचते हैं, तो 20 में ही बेच सकते हैं। तो एक तो इनको सही दाम नहीं मिलता है, और इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये बहुत ज्यादा सामान तो खरीद नहीं पा रहे होते हैं, है ना, तो ये समस्या हो जाती है। और इसी से क्या हो जाता है, इसी से इनकी जो निगोशिएट करने की पावर, जो सौदेबाजी की क्षमता है ना, वो काफी कम होती है बड़ी कंपनीज की तुलना में। क्यों? क्योंकि इनको कम सामान खरीदना है। अच्छा, ये अधिक मात्रा में क्रय करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। ऐसा भी नहीं कि हमने एक ही दिन सारा आलू ला करके रख लिया, खराब हो गया आलू तो क्या होगा, नुकसान भी तो हो जाएगा, और ये लोग उतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इस वजह से भी क्या होता है, माल के भंडारण की सुविधा भी नहीं होती है ना। जैसे आलू में भी आपको कोल्ड स्टोर चाहिए होता है, कोल्ड स्टोरेज आपके पास ही नहीं तो आलू रख के करोगे क्या। आलू तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, समझ लो ना कि इनको ये समस्या होती है, इसलिए बहुत ज्यादा सामान खरीद नहीं सकते हैं, पैसे नहीं है, भंडारण क्षमता नहीं है, तो इसलिए इनको क्या होता है, निगोशिएशन की इनकी पावर नहीं होती, सौदेबाजी उतनी अच्छी कर नहीं पाते, मोल भाव उतना अच्छा कर नहीं पाते। फिर क्या है, उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले का वही पॉइंट है। अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से हमारे यहाँ पर यह भी समस्या है कि धातुएं हैं, केमिकल्स हैं, इन सब की कमी रहती है आमतौर पर, ठीक है, रसायन यानी कि केमिकल्स, और जो निष्कर्षित कच्चा माल होता है, जो एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है जो कहीं से निकाला गया था, तो मूलतः हम लोग सब लोग कुछ पृथ्वी से ही निकालते हैं, तो ऐसा जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कमी है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में। और इसमें भी जो बड़ी कंपनीज है उनके पास मोल भाव करने की अच्छी क्षमता है, ज्यादा सामान एक साथ खरीद रही तो उनको मिल जाता है। इस वजह से होता क्या है, इनकी जो कुछ काम करने की क्षमता भी होती है ना, वो क्या हो जाती है, उत्पादन क्षमता की बर्बादी होती है। मान लीजिए इनको अगर सही से सामान मिलता रहे तो ये 100 चीजें बना सकते हैं, लेकिन इनको सामान ही नहीं मिलता तो ये 20 ही बना रहे हैं, तो ये जितना बना सकते हैं उतना नहीं बना पा रहे, तो इससे क्या हो जाता है, इनकी मशीन्स खाली रहती है, इनके लोग खाली हो जाते हैं, खुद भी खाली बैठ जाते हैं, या फिर जितना उत्पादन कर सकते उतना नहीं कर सकते, तो प्रति इकाई आने वाली लागत बढ़ जाती है, ये समस्या होती है इनको, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर क्या होता है, साधारण प्रबंधकीय कौशल, मैनेजमेंट अच्छा इसलिए नहीं होता यार, दो समस्याएं हैं। एक तो मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की हुई है, IIM तो गया नहीं है, या फिर किसी अच्छे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया, क्योंकि तभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप के अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, या आप बहुत ज्यादा अपना काम अच्छे से नहीं जानते हो, आपको अपने फील्ड की टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी इस तरह के कॉलेजेस नहीं गए, उसके बाद भी बहुत अच्छा बिजनेस चलाया, तो ऐसा पूरी तरह से बात नहीं है, बट मेजोरिटी के लिए इस तरह की बात आ रही होती है। तो पहली बात समस्या तो ये रहता है कि हमने उस तरह को मैनेजमेंट को पढ़ा नहीं होता। हमने का मतलब जो छोटे व्यवसाय को चलाने वाले उद्यमी उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, भाई वो प्रोडक्शन करें कि सारी चीजें खुद ही डिसाइड करना है ना, तो एक ही इंसान है, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन देखेगा, सामान नहीं ठीक से सप्लाई हो रहा वो देखेगा, किसी इंप्लॉय को दिक्कत आ गई वो देखेगा, कहीं पर मार्केट में दिक्कत आ रही है वो देखेगा, मार्केटिंग सब कुछ उसको खुद ही करना है, तो उसके पास टाइम नहीं होता है। तो क्या होता है, लघु व्यवसाय एकल व्यक्ति द्वारा, यही समस्या होती है, प्रारंभ तथा प्रचालित किया जाता है, और एक ही व्यक्ति में व्यवसाय चलाने हेतु आवश्यक समस्त प्रबंधकीय कौशल होने की संभावना ना के बराबर होती है। भले आप IIM चले जाओ, सब कुछ आप अच्छा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी बिजनेस है यार, उसमें प्रोडक्शन होता ही होता है, उत्पादन होता ही है, मार्केटिंग होती ही है, सेल्स आपको देखना ही होता है, अकाउंटिंग होती ही होती है, एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी, सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, कस्टमर्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इतने सारे काम तो हर तरह के बिजनेस में चाहिए होते हैं। अब एक ही इंसान अगर सब कुछ करे, दूसरे बड़े कॉर्पोरेट में क्या होता है कि नहीं आप मार्केटिंग देख रहे हो, आप सिर्फ ये काम देख रहे हो, आपका सिर्फ अकाउंटिंग का काम है, और उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो पाता है, यहाँ पर हो ही नहीं पाता है। एक इंसान कर रहा होता है तो उसके पास टाइम नहीं रहता है, और एक ही इंसान के पास सारी चीजें हो पाए ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो ओवरऑल मैनेजमेंट निकल करके आ रहा होता है ना, वो थोड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। गतिविधियों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय भी नहीं होता, ये दूसरा पॉइंट था, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ इसी में, अगला जो पॉइंट आता है आपका साधारण प्रबंधकीय कौशल, वही पॉइंट चल रहा है। इसी में क्या है, छोटे उद्यमियों के पास अच्छा तकनीकी ज्ञान तो होता है, अपने सेक्टर को समझते हैं कि हाँ हमें इस तरह से काम बनाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, उत्पादन के विपणन मार्केटिंग नहीं अच्छी कर पाते हैं। लोग जानते ही नहीं है कि बड़ी कंपनीज में बड़ी टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट तो दे नहीं पाएंगे, बहुत महंगा पड़ता है, तो इनके बारे में लोग जानते ही नहीं कि इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात क्या होती है, आप कोई भी सामान खरीदते हो उसकी पैकेजिंग देखते हो, तो पैकेजिंग कई बार इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसके ऊपर इनका जो लोगो बना होता है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता है, फिर इनका लोगो जाना पहचाना भी नहीं होता। बड़ी कंपनीज का लोगो तो सब लोग देखकर पहचान लेते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से इनका बना बनाया नाम नहीं होता है, इसकी वजह से समस्या आती है, भले ही इनका क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो ये समस्याएं होती हैं। फिर क्या होता है, ये इस स्थिति में भी नहीं होते कि ये पेशेवर प्रबंधकों की सेवाएं ले सके, क्योंकि उनको तो इतना पैसा दे नहीं पाएंगे। अब IIM से पढ़े हुए लोग हैं, उनको बड़ा पैकेज चाहिए होता है, तो वो ये दे नहीं सकते हैं, तो ये समस्या हो जाती है। फिर क्या आता है, कुशल और प्रतिबद्ध श्रम को आकर्षित करने में असमर्थ। कुशल मतलब क्या होता है, जो परफेक्ट है या काफी अच्छे से है, फिर कमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उनको क्यों नहीं दे पाते, भाई सैलरी उनको भी देनी रहती है, अब आप उतना पैसा दे नहीं पाओगे तो आप बहुत
ज्यादा स्किल्ड और कमिटेड लेबर फोर्स को ला ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वेतन की बात आ जाती है, अधिक वेतन चाहिए होता है। अब आप वेतन जब नहीं दे रहे हो कर्मचारियों, तो कर्मचारियों का जो काम करने का कमिटमेंट होता है वो और कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे दुष्परिणाम क्या होता है, कर्मचारियों की कड़ी मेहनत तथा अधिक उत्पादन करने की इच्छा शक्ति प्रभावित हो जाती है। उनको लगता है कि यार इतना हम काम, इतना ही बहुत है, ठीक है, हमें उतना पैसा मिल ही नहीं रहा, और वो पैसा दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके पास है नहीं, और फिर जब काम कर्मचारी ज्यादा नहीं करे तो और काम बन नहीं सकता है। तो वो एक इस तरह का विशेष साइकिल भी बन जाता है। विशेष साइकिल समझ जाए कि गंदे चक्र में फंस गए, अब उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। और इसी में कुशल और प्रतिबद्ध श्रम को आकर्षित करने में दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, प्रति कर्मचारी कम उत्पादकता और कर्मचारियों के बीच उच्च आवर्त दर। उच्च आवर्त दर समझ रहे होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कई बार अट्रीशन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रीशन रेट। यहाँ पे टर्नओवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अट्रीशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को कोई जॉब दिया और वो आपके यहाँ से छोड़ करके चला गया, तो अट्रीशन रेट बहुत ज्यादा रहता है। कर्मचारी सोचते हैं कि यार यहाँ पे जितना पैसा मिल रहा था इससे ज्यादा दूसरी जगह पर मिल रहा है, तो वो छोड़ता रहता है कर्मचारी, ठीक है। तो आपके यहाँ के एम्प्लॉइज वो चीज छोड़ते चले आते हैं। आपके यहाँ का मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो एक तो वो इनको समस्या होती है, दूसरी में तो उत्पादकता भी कम रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स इनके अगेंस्ट चले जाते हैं। फिर क्या है इसी में, परंतु उन्हें प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया। अब आप ये सोचो कि जिनको आएगा कौन आपके यहाँ पर? आपके यहाँ पर वो लोग आएंगे जिनके पास बहुत ज्यादा अच्छी डिग्रीज नहीं होंगी, जिनके पास बहुत ज्यादा कौशल नहीं होगा। तो वो जब आ जाएंगे तो उनको रख करके, मान लीजिए उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी अच्छे से काम करना चाहते भी हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग करना चाहोगे। अब उनमें से ट्रेनिंग देने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। आप बुला करके ट्रेन कर रहे हो जो पहले से ट्रेन होकर के आया है, तो उससे आपको दोनों की कॉस्ट में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो ये भी एक चीज हो जाती है, ठीक है। फिर इनमें श्रम विभाजन को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, इतने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही नहीं होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हो नहीं पाता है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सारी चीज आपको देखनी है। फिर क्या हो जाता है, विशेषज्ञता एवं तन्मयता। विशेषज्ञता मतलब एक चीज की एक्सपर्टीज नहीं होती है, और उसके साथ में आपका जो कंसंट्रेशन है, आप एक ही चीज को काम कर पा रहे हो वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ही कर्मचारी को हर तरह का काम करना पड़ रहा है। उसी से आप बोल रहे हो कि आप प्रोडक्शन भी देख लो, उसी से बोल रहे हो आप मार्केटिंग भी देख लेना, बाजार में आकर बात भी कर लेना, सप्लायर से भी बात कर लेना। तो वो एक ही चीज को नहीं कर पाता है, ना तो वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है और ना ही उसकी एक्सपर्टीज बिल्ड हो पाती है। एक्सपर्टीज समझ रहे होते हैं कि विशेषज्ञ हो गया, मैं 20 साल से मार्केटिंग में काम कर रहा था, तो मैं सारे लोगों को जानता हूं, मुझे पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट को कहां पर प्लेस करने से फायदा होगा। ये सारी चीजें हो जाती हैं और वो इनके साथ बन नहीं पाती, ठीक है। तो ये भी एक क्या होता है, इनका समस्या होती है। ऐसे घटिया विपणन। अब घटिया थोड़ा सा हार्श शब्द है, लेकिन दुखद है। मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाते, प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे लेकिन पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, एडवर्टाइजमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। बड़ी कंपनीज वही सारी चीजें कर ले जाती है, मध्यस्थों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। इसी वजह से मध्यस्थ मतलब इंटरमीडियरी, और इंटरमीडियरीज इनका बहुत शोषण करते हैं। इंटरमीडियरीज क्या करते हैं कि मध्यस्थ जो है ना, वो इनको कम कीमत पर इनका सामान खरीद लेगा, फिर देरी से पैसा देगा, कई बार पूरा पैसा भी नहीं देगा, ठीक है। तो जो व्यवसाय मालिक है, जो उद्यमी होता है ना, वो परेशान हो जाता है, उसका शोषण चल रहा होता है कि भैया उन्होंने अभी तक पैसे नहीं लौटाए। इस तरह की चीजें बड़ी कंपनीज में नहीं देखने को मिलती। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं होती है, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होती। तो ये समस्या है। फिर क्या है आपका, गुणवत्ता के वांछित मानकों के स्तर का काम नहीं कर पाते हैं, का काम कर पाने में असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो आप इन्वेस्ट कर नहीं पाओगे, आप बहुत अच्छी डिजाइन नहीं बना पाओगे, आप अपनी मशीन को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आप रिसर्च करोगे कैसे? आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसे बढ़ाओगे? और जब गुणवत्ता बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। तो इंटरनेशनल ISO उसको बोल देते हैं, ठीक है, उसमें फिर नंबर लगा देते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो वो जो मानक है, अगर आप वो मानक मैच नहीं कर रहा तो बोल देते नहीं, इससे कम की क्वालिटी का हमारे देश में तो सामान बिकेगा ही नहीं। तो इस वजह से इनके लिए बहुत सारे मार्केट्स बंद भी हो जाते हैं। इनकी ये भी एक समस्या है। अच्छा, मुख्य रूप से लागत घटाने, और लागत घटाने पर इनका फोकस रहता है कि हम सस्ते में सस्ता बना लें, ठीक, और मूल्यों को कम रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और साथ में इतना पैसा होता भी नहीं कि इन्वेस्ट कर पाए। गुणवत्ता अनुसंधान में निवेश करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी कि टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन, प्रौद्योगिकी उन्नयन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के लिए भी संसाधन अपर्याप्त इनके पास रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी में क्या हो जाता है, कम क्षमता का उपयोग कर पाते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जितना ये बना सकते हैं उतना बना नहीं पा रहे होते। क्यों नहीं बना पा रहे होते? उतने चीजों की मांग नहीं होती है, कई बार उतना कच्चा माल मौजूद ही नहीं है। तो ये सारी समस्याओं की वजह से क्या हो जाता है ना, कई बार बना भी दिया तो आप विपणन कौशल की वजह से आप मार्केट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीजों की वजह से जितना ही बना सकते हो उतना भी नहीं बना रहे होते, और इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, प्रचालन लागत में वृद्धि हो जाती है। भाई आपके पास एक ऐसी मशीन है जो 100 चीजें बना सकती है, ठीक है, आपने मशीन तो उतने ही रुपए में खरीदी हुई थी, आप 100 की जगह उससे 25 ही बना रहे हो, तो वो जो मशीन है वो तो उतने साल में खराब हो जाएगी। तो प्रचालन जो लागत आती है वो आपकी बढ़ जाती है, ये समस्या होती है, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, पुरानी तकनीकी का उपयोग। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसका आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, ठीक। वही बात यहाँ पर आ जाती है, इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक बार किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी मशीन में कर दिया, अभी इनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि ये दूसरी मशीन जल्दी से लेकर के आ पाए, तो कई बार पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी से पुरानी मशीन चाहती है उसको सस्ता खरीद के लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि इनका फोकस ही पूरा बदल जाता है।
ये मार्केट में उन लोगों को सामान बेचना चाहते हैं जो सस्ते में सामान खरीदना चाहे, भले ही क्वालिटी उसके लिए उतनी मैटर ना करती हो, ये समस्या हो जाती है, ठीक है। और इसी से क्या हो जाता है, पुरानी मशीन आप यूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी रहेगी नहीं। एक ग्राफिक डिजाइनर, एक वीडियो एडिटर है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब वो वीडियो एडिटर के पास ऐसा लैपटॉप है जो रेंडर ही नहीं कर पा रहा है, बहुत देर तक रेंडर चल रहा है, तो उसका पूरा स्किल खराब हो गया कि नहीं हो गया। तो अच्छे एम्प्लॉयज की भी हालत खराब हो जाती है अगर आपके पास मशीन अच्छी नहीं है। तो ये वही पॉइंट है। फिर क्या हो गया इसमें, आंतरिक और बाह्य रुग्णता। सिकनेस दोनों तरह की है, अंदर भी है बाहर भी है। अंदर ये है कि हम अच्छे एम्प्लॉयज ला नहीं सकते हैं, बाहर ये है कि जिनसे हमें पैसे मिल रहे हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक, हम लोग अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, हमारी अंदर की समस्या है। बाहर ये समस्या है कि हमारी कोई गुडविल बनी नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव होता है, ये आंतरिक है, ठीक है। और अपर्याप्त प्रबंधकीय और विपणन यानी कि मार्केटिंग कौशल रहता है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग में दिक्कत आती है। आंतरिक और बाह्य। बाह्य में क्या होता है, जिन्होंने ले लिया सामान वो पैसे नहीं दे रहे हैं। कार्यशील पूंजी का अभाव है, ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है, बैंक्स आपको मना कर दे रही है, अपर्याप्त ऋण आपको मिल रहा है, उत्पादों की आपकी मांग नहीं है, आपको कोई जानता नहीं, ब्रांड वैल्यूएशन आपका है नहीं, गुडविल है नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। तो अब सुन करके लग रहा होगा, पिछला वीडियो जिसने देखा उसको लगा अरे स्मॉल स्केल तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब खराब है। ऐसा नहीं होता, दुनिया जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है। ये आपका व्हाइट हो गया, ये आपका ब्लैक लिखा हुआ है, दुनिया कुछ ऐसी होती है ग्रे कलर की, ठीक है। इसमें ब्लैक भी है व्हाइट भी, अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है, दोनों चीजें होती है। तो उसमें ही सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते हैं। कुछ लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर ले जाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो बहुत बुरी तरह से लॉस कर रही होती है और फिर फेल हो जाती हैं। तो दोनों ही चीजें आपको देख करके चलना पड़ेगा, एकदम से ओपिनियनेटेड नहीं होना अपने को। फिर क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का खतरा, ये एक नई चीज आई है। इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व संगठन व्यापार, उसने जो भारत जैसे देश उनको बोला कि आप अपने अपने बाजार खोलो, हमारी कंपनी आपके यहाँ पर आकर के भी सामान बेचेंगे। अब भारत को खुलना रहा, क्यों, क्योंकि पूरा डायरेक्शन ही ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ की कोई कंपनी थी, कोई मान लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो कुछ बनाती थी, खिलौने बनाती थी। अब वो खिलौने बना करके अपने मार्केट में बेच देती थी, तो उसके खिलौने बिक जाते थे। अब क्या हुआ, उससे अच्छे और सस्ते खिलौने चाइना से आने लगे, ठीक है। WTO ने बोला कि आपको मार्केट खोलना पड़ेगा, हमने खोल दिया। तो अब जब उसके सामान बिकने लगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई सामान ही नहीं खरीद रहा है, तो वो क्या हो जाता है, उसको कंपटीशन की वजह से वो बाहर हो जाती है। तो ये भी इनको बहुत बड़ा खतरा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये एक समस्या हो गई है। और ये मुख्य रूप से क्यों हुआ है, एलपीजी सिलेंडर से याद रखा करो। एल से लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। मुख्य रूप से इस वजह से हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया है, इसकी वजह से वर्तमान संदर्भ में कोई भी बाजार छोटे व्यवसायों के लिए आरक्षित नहीं रह गया है, रिजर्व नहीं रह गया है। सब जगह पर बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, विदेशी कंपनी भी आ गई हैं। तो ऐसे लिए इनके क्या रहेगा, कोई इनका बाजार बचा नहीं है कि हमारा सामान तो यहाँ पर बिकेगा, क्योंकि वहां पे तो विदेशी सामान भी आने लगा है। तो ये समस्या हो गई है। अभी दिवाली आ रही है, सारी झालरें आपको चाइना से मिलेंगी, जबकि चाइना पर अभी इतना क्लैश हुआ था बॉर्डर पर। लेकिन वही सारी चीजें हैं कि जहां पर सस्ते में आ रहा होता है, लोग खरीदना स्टार्ट कर ही देते हैं। फिर क्या हुआ, ऐसे क्षेत्र जहां छोटे व्यवसायों को खतरा महसूस होता है, कौन कौन से फील्ड्स हैं, प्रतिस्पर्धा केवल मध्यम और बड़े उद्योगों से नहीं है, एमएनसी से भी है, ग्लोबल कंपनी से भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, उनसे भी खतरा है। और क्या है, ऐसे क्षेत्र तो छोटे पैमाने की इकाइयों के लिए व्यवसाय प्रारंभ करते ही गला काट, इसको हम लोग बोलते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। क्या बोलते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो ये प्रारंभ हो जाता है ना। वही सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होते, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया, तो आपको अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप चल ही नहीं पाओगे। इस तरह की समस्या आ चुकी है। फिर क्या है, छोटे व्यवसायों के लिए बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुणवत्ता मानकों वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगा नहीं पा रहे हैं। तकनीकी कौशल, आप इतने सारे अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को रख नहीं सकते, आपके पास उतने पैसे ही नहीं है। फिर वित्तीय साख, आपको कोई नाम नहीं जानता तो बैंक आपको पैसा देना नहीं चाहती है। फिर प्रबंधकीय और विपणन क्षमता, क्योंकि एक इंसान सब कुछ मैनेज कर रहा है तो कितना अच्छा मैनेज कर पाएगा, टाइम भी नहीं है, सब कुछ सीखा हुआ भी नहीं है, एक इंसान के पास सारे प्रबंधकीय कौशल हो भी नहीं सकते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बात यही है कि डगर बहुत कठिन है ना, इंसाफ की डगर पे चलना तो है लेकिन रास्ते बड़े कठिन है, तो इनको बहुत समझ समझ के चलना पड़ता है। ये सारी समस्याएं आ जाती हैं इनकी। फिर इसी में आता है आपका ISO 9000, मैंने आपको बताया था। फिर अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे विदेश है, यूरोपियन कंट्रीज से बोल देते हैं कि नहीं, आपकी कम से कम इस क्वालिटी का सामान नहीं होगा तो आपकी कंपनी को हम अपने यहाँ सामान बेचने नहीं देंगे, और वो क्वालिटी का नाम लेकर के आ जाते हैं। तो हमारे देश में तो वो सामान बेच ले जाएंगे, ठीक है, जहां पर हमारी छोटी सी कंपनी बनाकर के सामान बेच रही थी वहां पर वो बेचने लगेंगे, कहेंगे कि हमारा तो प्रोडक्ट आपसे अच्छा भी है, हम आपसे कंपटीशन भी कर ले जा रहे हैं। लेकिन जब हमारी छोटी कंपनी वहां पे बेचने आती तो बोलते हैं कि नहीं, आपकी क्वालिटी ही नहीं है, तो आप इस क्वालिटी से ऊपर का बनाओ तो हम आपको बेचने देंगे। अब उस क्वालिटी से ऊपर बनाने के लिए हमें चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट, हम वो कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी में आपको क्या हो जाता है, लघु व्यवसाय इकाइयों को सरकारी सहायता, अब ये बात आ जाती है। तो आपने बहुत सारी समस्याएं देख ली, तो आपको लग रहा होगा कि यार 2-3 चीजें तो हैं। ओके, देखिए अब ये जो हुआ क्या है, आपको ये तो पता ही है कि
कई पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए छोटी इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रीजनल बैलेंस रहता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, इससे सरकार इनकी मदद करना चाहती है। और आपने देख लिया इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो सरकार ने इन इंडस्ट्रीज की मदद के लिए क्या क्या काम किया, इसको हम लोग देखेंगे अपने आगे की वीडियो में। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।